जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की। यह राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति किताब है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संचालित है, NCERT, ठीक है, RBSC की किताब है। ठीक है, आज हम इसमें से बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के परिचय के बारे में। ठीक है, और राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है उनमें से हम बात करेंगे गुहिल वंश और इस वंश के जो प्रतापी शासक हुए हैं उनके बारे में। किसके बारे में? गुहिल वंश व इस वंश के जो प्रतापी शासक हैं उनके बारे में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ में कौन कौन जिले आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। ठीक है, गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया है और इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर हुआ है। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताया था। ठीक है, तो कर्नल टाड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैण सिंह और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं और गौरीशंकर ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ है। ठीक है, हम बात करें बप्पा रावल की। किसकी? बप्पा रावल की। तो बप्पा रावल कब से कब तक राज किया है? तो 734 ईस्वी से 753 तक बप्पा रावल ने राजा रहा था। ठीक है, हम बात करें बप्पा रावल की तो राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया बप्पा रावल ने। बप्पा की राजधानी नागदा थी जो वर्तमान उदयपुर में है। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी या लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगजी गुहिल वंश के कुल देवता थे और गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। क्या था? कालभोज। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। और वीर विनोद के अनुसार वीर विनोद यह रचना किसने करी है? तो एक कविराज श्यामल दास ने लिखी थी। वीर विनोद नामक ग्रंथ है। ठीक है, कि राजा का नाम नहीं अपितु मतलब वीर विनोद के अनुसार जो रचनाकार है कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है अपितु किताब था, यानी जो हम बोलते हैं इनाम यानी खिताब। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसके मुकाबले की जो चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल यानी फ्रांसीसी सेनापति था ये जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था से करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें जेतर सिंह की। किसकी? जेतर सिंह की। तो जेतर सिंह 1213 से 1253 तक शासक रहा है। गुहिल वंश के ही वंश जेतर सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है और गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। फिर हम बात करते हैं रतन सिंह की। तो रतन सिंह 1302 से और 1303 तक शासक रहा है। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं और अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरावल बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ, कहीं कहीं किताबों में 16,000 भी लिखा हुआ है लेकिन इसमें लिखा हुआ 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां का चित्तौड़ प्रशासक नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद रख दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, फिर हम बात करें राणा हमीर की। किसकी? राणा हमीर की। तो राणा हमीर 1326 से 1364 तक शासक रहा है। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने के से उसे सिसोदिया कहा गया। सिसोदा का जो जागीरदार होने से राणा हमीर को सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे।
उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। ठीक है। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों के में सिंह के सदृश, विषमघाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश यानी सिंह के समान यानी शेर के समान की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने गिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। तो गिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ था? सॉरी, सिंगोली का या गिंगोली का? तो बांसवाड़ा में हुआ था। ठीक है। फिर हम बात करें महाराणा लाखा की। किसकी? महाराणा लाखा की। तो राणा लाखा 1382 से 1421 तक शासक रहा है। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना और मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था। क्या कि महाराणा लाखा 1382 से 1421 तक शासक रहा। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना और मारवाड़ की शासक रणमल की बहन थी हंसाबाई और उसका विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था। मगर परिस्थितियों वश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। मतलब लाखा के पुत्र के साथ होना था चूड़ा के साथ, लेकिन वो हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसा का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा गया है और राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकालने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। ठीक है। फिर हम बात करें महाराणा कुंभा की। किसकी? महाराणा कुंभा की। तो महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक शासक रहा है। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक शासक रहा है। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। ठीक है। फिर हम देखते हैं कुंभा 1456 में मालवा के जो महमूद खिलजी प्रथम है, 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई और इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर, एक लिंगजी मंदिर, विष्णु मंदिर व रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता व तक्षण कला के कारण अद्भुत हैं। कुंभा एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक था। कान्ह व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखता था। संगीतराज, संगीत, मीमांसा व सूर प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुदों से विभूषित किया गया है। ठीक है। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। ठीक है। फिर हम बात करें राणा सांगा की। किसकी? राणा सांगा की। तो राणा सांगा 1509 से 1528 तक शासक रहा है। राणा सांगा का नाम था संग्राम सिंह। वह उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह थे। चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना।
इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना और इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया। अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया था। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा सांगा द्वारा बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रसन्न नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास और मालवा का सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को न मिली। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली युद्ध, जो वर्तमान कोटा जिले में है, के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद राणा सांगा की सेना ने बांडी यानी जो धौलपुर में के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा सांगा की जो प्रतिष्ठा है बढ़ गई और सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया और बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया कि वह जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यज्ञ खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ, पर इससे पहले बयाना के युद्ध जो फरवरी 1527 में हुआ था, उसमें बाबर की सेना को पराजित किया था महाराणा सांगा ने 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तुलुगमा पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। ठीक है, राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ छोड़ने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। जो मांडलगढ़ कहाँ है? मांडलगढ़ वर्तमान भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह जो 1528 से 1531 तक शासक रहा और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। हम बात करें राणा उदय सिंह की, तो राणा उदय सिंह 1537 से 1572 तक शासक रहा है। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यहीं मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1559 में उदयपुर नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाया उदय सिंह ने। ठीक है, यहाँ उसने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह व उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। हम बात करें महाराणा प्रताप की। किसकी? महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक शासक रहा है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या सुविधापूर्ण जीवन बिताए, अथवा अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व है और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने पड़े थे। फिर भी प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों को एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे।
प्रताप ने प्रथम बार इसे अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इसके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसे गोगुंदा में अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उससे समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1576 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा प्रताप ने संधि करने से किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ और मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दीघाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब हुआ? 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दीघाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। 18 जून 1576 को प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था, जबकि महाराणा प्रताप की सेना के हरावल यानी अरावल सेना अग्रिम दस्ता के नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टार्ड ने हल्दीघाटी का युद्ध कहा। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टार्ड ने हल्दीघाटी युद्ध कहा। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू किया। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। ठीक है। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण किया। अब्दुल रहीम कारखाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया गया। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारियों सुल्तान खां को भाले से ही एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया और एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टार्ड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ठीक है, किसने कहा था मेवाड़ का मैराथन? दिवेर को कर्नल टार्ड ने। हम बात करें 1585 ईस्वी में के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ से कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्थित स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया और प्रताप के संबंध में कर्नल टार्ड लिखते हैं कि आलपस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाट नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। हम बात करें राणा अमर सिंह की। किसकी? राणा अमर सिंह की, जो 1597 1620 ईस्वी तक शासक रहे। अमर सिंह ने 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसने मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम शाहजहाँ को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे व उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी, अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष से कर लिया और राणा व मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि 1615 में हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। अब हम बात करें महाराणा राज सिंह की। किसकी? महाराणा राज सिंह की। 1652 से 1680 तक इन्होंने शासन किया।
महाराणा राज सिंह ने। राज सिंह के शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया गया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी के मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। ठीक है। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहीं से हटा दिया और मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज तोड़कर गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी के मुगल शाहजहादों ने उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा मुगलों में शाहजहादों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में ही उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया तथा इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है और इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये था मेवाड़ का संपूर्ण गोहिल वंश। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।